हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर जो कि अरुण कात्यायन की बुक है उसका जो है लेसन वाइज सीरीज चला रखा है। कल की क्लास में भैया हम लोग पढ़ चुके थे सॉयल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में, यानी कि मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के बारे में। ठीक है, ह्यूमस के बारे में पढ़ चुके हैं, CN रेशियो क्या होता है इस सब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं खनिजीकरण तथा स्थिरीकरण के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं भैया खनिजीकरण और स्थिरीकरण के बारे में। जैविक अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन के फलस्वरूप पोषक तत्वों का अनुपलब्ध मतलब उपलब्ध ना हो, इमोबिलाइज्ड फॉर्म से उपलब्ध रूप में परिवर्तित होना खनिजीकरण कहलाता है। अब खनिजीकरण मिनरलाइजेशन का मतलब होता है मिनरल मतलब पोषक तत्व हो गया ना, खनिज। अब जो अनअवेलेबल जो रूप था, अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में जाना ही आपका खनिजीकरण कहलाता है। खनिजीकरण का अर्थ जैव वस्तुओं के कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक घटकों में अपघटित करना होता है। सूक्ष्म जीवाणु खनिजीकरण के लिए हाइड्रोलिसिस तथा ऑक्सीडेशन जैसी क्रियाओं को कार्बनिक उत्प्रेरक एंजाइम की सहायता से करते हैं। ठीक है, खनिजीकरण में क्या होता है, जो अनुपलब्ध रूप होता है उसको उपलब्ध रूप में किया जाता है। किसके द्वारा? माइक्रोब्स के द्वारा, यानी कि सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा। वो चाहे हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा हो, चाहे ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के द्वारा हो, दोनों के द्वारा जो है आपका इमोबिलाइज्ड फॉर्म से मोबिलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है माइक्रोब्स के द्वारा, यानी कि सूक्ष्म जीव के द्वारा। ठीक है, ये हो गया आपका खनिजीकरण। बात करते हैं स्थिरीकरण के बारे में। इमोबिलाइजेशन के बारे में क्या होता है? इमोबिलाइजेशन क्या कह रहा है भैया? कह रहा है कि अकार्बनिक यौगिकों का पौधों एवं सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक रूप में परिवर्तित होने का प्रथम चरण इमोबिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कि नॉन ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उन यौगिकों को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करना ही आपका क्या कहलाता है? प्रथम चरण इमोबिलाइजेशन कहलाता है, यानी कि स्थिरीकरण, स्थिर करता है ना, स्थिरीकरण कहलाता है। इसके विपरीत नाइट्रोजनेज कार्बनिक पदार्थ के अपघटन में अधिक गतिशील अमोनिया एवं नाइट्रेट लवणों में परिवर्तित होने का प्रक्रम अकार्बनिक पदार्थों का खनिजीकरण कहलाता है। अब यह क्या कह रहा है? कह रहा है कि अमोनिया तथा नाइट्रेट लवणों में परिवर्तित होने के प्रक्रम को अकार्बनिक पदार्थों का खनिजीकरण कहलाता है। खनिजीकरण क्या था? अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना। किसके द्वारा? माइक्रोब्स के द्वारा, चाहे वो क्या हो, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के द्वारा हो, चाहे हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा हो, दोनों के द्वारा जब कन्वर्ट होता है उसको खनिजीकरण कहते हैं। लेकिन जो स्थिरीकरण होता है, स्थिरीकरण क्या होता है? अकार्बनिक यौगिकों का पौधे एवं सूक्ष्म जीवाणु द्वारा कार्बनिक रूप में परिवर्तित होने की प्रथम अवस्था को ही आपको स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, दिया भैया इमोबिलाइजेशन एवं मिनरलाइजेशन कार्बनिक द्रव में उपस्थित C/N के अनुपात पर निर्भर करता है, कि कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात पर निर्भर करता है। कार्बन क्या है आपका? कार्बन क्या है? कार्बन एक पोषक तत्व है जो कि कहाँ मिलता है? सॉइल में, है ना, ये मिट्टी में उपलब्ध रहता है। करा भैया कि जब जो है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो है 30 से अधिक होता है तो केवल क्या होता है? तो केवल इमोबिलाइजेशन होता है, यानी कि स्थिरीकरण होता है। जब कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो है 30 से अधिक होता है तो क्या होता है? इमोबिलाइजेशन होता है। और जब कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो है 20 से 30 के बीच होता है तो दोनों होता है, वो स्थिरीकरण भी होता है और खनिजीकरण दोनों होता है। ठीक है, जब 30 से अधिक होगा तो आपका इमोबिलाइजेशन यानी कि स्थिर होना शुरू हो जाएगा, और जब 20 से 30 के मध्य रहेगा तो दोनों होगा। ठीक है, खनिजीकरण भी होगा, स्थिरीकरण भी होगा। और कह रहा है कि जब कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो है 20 से कम होगा तब खनिजीकरण होगा। 20 से कम खनिजीकरण, 30 से ज्यादा इमोबिलाइजेशन, और 20 से 30 के मध्य दोनों होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, याद रखना। कह रहा है कि बार्थोलोम्यू जो थे एवं किरखान के अनुसार जब इमोबिलाइजेशन की प्रक्रिया मिनरलाइजेशन से तीव्र होती है तब मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन की कमी होती है। जाहिर सी बात है, जब स्थिरीकरण जो है तेज होगी तो नाइट्रोजन की कमी तो होगी ही। तो क्या करेंगे? मृदा में नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधे जो है जल्दी से जल्दी वायु के द्वारा नाइट्रोजन ग्रहण करेंगे, है ना। समानता, जबकि कार्बनिक पदार्थ जिसका CN रेशियो 30 से अधिक होता है मृदा में डाला जाता है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग?
जो कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका CN रेशियो 30 से अधिक होता है ना, डाला जाता है 30 से अधिक, क्या होता है 30 से अधिक इमोबिलाइजेशन होता है, यानी कि स्थिरीकरण होता है। तब अपघटन के प्रारंभिक चरण में मृदा नाइट्रोजन का इमोबिलाइजेशन होता है, वही बात ये भी कहा है ना, कि केवल स्थिरीकरण अगर होगा तो 30 से ज़्यादा जो है CN रेशियो का हम जो है कार्बनिक पदार्थ इसमें यूज करते हैं, वही इमोबिलाइजेशन प्रक्रिया करवाता है। ठीक है भैया। आगे दिया है नाइट्रोजन के प्राकृतिक स्रोत एवं मृदा संस्तर। नाइट्रोजन के प्राकृतिक स्रोत एवं मृदा संस्तर, जिसमें दिया है बार्थोलोमी के द्वारा 1971 में इन्होंने दिया था, जिसमें इनके अनुसार कह रहा है कि नाइट्रोजन के प्राकृतिक स्रोत, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं प्रकृति के रूप में। सॉइल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कितना होता है 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन होता है। जब बारिश होती है तब कितना नाइट्रोजन होता है तो 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन होता है। नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन असहजीवी, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में 2 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, सहजीवी के द्वारा तो होता ही है। और वर्षा के दौरान धूल एवं कार्बनिक कणों से 12 से 16 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, ऑर्गेनिक मैटर से, सॉयल ऑर्गेनिक मैटर से, जो सॉयल में ऑर्गेनिक होते हैं कार्बनिक पदार्थ, उससे जो है नाइट्रोजन 20 से 30 किलोग्राम प्राप्त होता है। लेकिन आपके वर्षा से जो है 12 से 13 किलोग्राम प्राप्त होता है। और एक वैज्ञानिक थे भैया, सॉयल साइंटिस्ट थे, उन्होंने सुबैया और असीजा ने कहा कि 1956 में कहा कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, द्वारा मृदा में उपलब्ध नाइट्रोजन का मूल्यांकन निम्न स्तर पर हो, तो जब मृदा में उपलब्ध नाइट्रोजन 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम हो तो वह निम्न स्तर में पाया जाता है। किसके द्वारा, सुबैया और असीजा के द्वारा। इन्होंने क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विधि द्वारा प्रयुक्त बताया था कि यदि जो है निम्न स्तर है तो उसमें 250 से कम जो है नाइट्रोजन पाया जाएगा, और अगर मध्यम स्तर है तो 250 से 500 पाया जाएगा। मध्यम स्तर में 250 से 500 किलोग्राम नाइट्रोजन पाया जाएगा, और जो उच्च स्तर उसमें 500 से अधिक जो है 500 किलोग्राम से अधिक जो है नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ये सुबैया और असीजा के द्वारा बताए थे कि एम नुफुरन की क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा नाइट्रोजन ज्ञात करके बताए थे। ठीक है भैया। अब बात करते हैं फास्फोरस और सल्फर का स्थिरीकरण एवं खनिजीकरण, यानी कि फास्फोरस और सल्फर का मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन, जिसमें कह रहा है कि ब्रेमर ने 1951 में बताया कि मृदा में उपस्थित 25 से 80% कार्बनिक रूप नाइट्रोजन के रूप में पाया जाता है। मृदा में उपस्थित 25-80% जो है नाइट्रोजन कार्बनिक रूप में पाया जाता है। ह्यूमस में फास्फोरस का अधिकांश भाग पाइथिन या पिथिन जो भी पढ़ते हैं या इसके व्युत्क्रम 40 से 80% तथा न्यूक्लियर कम 0 से 10% के रूप में होता है, याद रखना। कह रहा है कि पोषक तत्व अनुपात स्थिति एवं मान कितने मान में उपस्थित होते हैं और परिणाम और प्रक्रिया। कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस 100:10:1 में मिट्टी में होते हैं, सामान्य संतुलन अनुपात होता है इनका। और जो आपके कार्बन और फास्फोरस अनुपात है वो 100 से अधिक जो है कार्बन का होता है, और 1 जो है आपके फास्फोरस होता है, यानी कि एवं 100:1, है ना, जो कि क्या करता है, फास्फोरस स्थिरीकरण में काम होता है, इमोबिलाइजेशन में कार्य करता है। और कार्बन और सल्फर का जो अनुपात होता है 200 से अधिक होता है। प्रायः SO4 मृदा में मुक्त होता है, खनिजीकरण से मिलता है कार्बन और सल्फर। और एक कार्बन और सल्फर मिलता है 400 से अधिक, कहाँ से मिलता है, SO2 मृदा के कार्बनिक पदार्थ से बन जाता है, स्थिरीकरण होकर मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थिरीकरण में कितना मिलता है तो 400 से अधिक, और खनिजीकरण में और कार्बन और सल्फर कितना मिलता है 200 से कम। ठीक है। और कार्बन और सल्फर का अनुपात अगर 200 से 400 हो तो वो मुक्त होता है या बन जाता है, ये बात याद रखना। ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं कार्बनिक नाइट्रोजन का खनिजीकरण, जो आपके ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होते हैं उनका मिनरलाइजेशन के बारे में बताया है। कह रहे कि कार्बनिक नाइट्रोजन के खनिजीकरण में मुख्य 3 चरण होते हैं। जो आपके ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होते हैं सॉइल में, उसके 3 प्रकार के चरण होते हैं, जिसमें आपका पहला दिया है एमिनिजेशन या एमिनाइजेशन भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, कह रहा है कि मृदा सूक्ष्म जीवाणु द्वारा नत्रजनीय जटिल कार्बनिक यौगिकों पर एंजाइम पाचन क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप अमीनो एसिड बनता है। क्रिया विधि दिया गया है, ऑर्गेनिक मैटर से क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर से आपके हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया होगी, ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स के द्वारा या फिर पॉलीट्रॉप के द्वारा। पॉलीट्रॉप से आपके प्रोटीन से फिर आपके RNH2CO, है ना,
इसके बाद एनर्जी बनेगी प्लस अदर कंपाउंड बनेंगे, ये यूरिया बनता है इसी से ना भैया। तो ये थी आपकी अमीनाइजेशन। अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन क्या है? अमोनिफिकेशन में कह रहा है कि अमीन्स एवं अमीनो अम्ल पुनः परिशोषित जीवाणु O2 की उपस्थिति में उपभोग कर अमोनिकल यौगिकों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। इसी प्रक्रिया को अमोनीकरण कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस दिया गया है NH2HOH, ठीक है, NH2 प्लस H2O या HOH जो भी लिखा हो, उसकी क्रिया होगी तो NH3 प्लस ROH प्लस एनर्जी बनेगी। इसके बाद आपकी अमोनिया प्लस H2CO3, फिर क्रिया करेंगे NH4CO3 से 2NH4 प्लस CO3 बनेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रिया आपकी ये है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। सॉइल साइंस का कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, ये ध्यान रखने का। कह रहा है कि अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। अमोनिया NH3 का NH3 का NO3 में रूपांतरण या बदलाव जो नाइट्रेट कहलाता है। या क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्वपोषित यानी कि ऑटोट्रॉफ जीवाणु के द्वारा संपन्न होती है। जो स्वपोषित जीवाणु होते हैं उनके द्वारा संपन्न होती है, और यह 2 चरणों में होती है। 2 चरणों को देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? बिर्नोग्रोडस्की ने दिया था 1889 ईस्वी में। फर्स्ट चरण में क्या होता है? NH3 अथवा NH4 यानी कि अमोनिया या अमोनियम क्रिया होती है नाइट्रोसोमोनास से, आपका क्या बनता है? नाइट्रेट बनता है। फिर क्रिया होती है नाइट्रेट से नाइट्रोबैक्टर जीवाणु काम करता है, जहाँ पर आपकी नाइट्रेट बनती है, वहाँ पे नाइट्राइट बनती है, सॉरी गड़बड़ हो गया। NH3 या फिर अमोनिया या अमोनियम की क्रिया होगी नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में, तो आपका क्या बनेगा? नाइट्राइट बनेगा। फिर अब नाइट्राइट की क्रिया होगी नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? नाइट्रेट बनेगा। फिर नाइट्रेट से आपका अमोनिया बनता है। यही प्रक्रिया चलती रहती है। कह रहे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए अनुकूल तापमान जो है या परिस्थितियाँ, उचित तापमान 30 से 35 अंश सेल्सियस होनी चाहिए, और pH 6.5 से 7.5 जो कि सुटेबल होती है अल्क्रॉप के लिए, याद रखना। और 5 से कम होने पर कार्यशीलता बंद हो जाती है, ये बात भी याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं भैया नाइट्रोजन क्षय के बारे में, नाइट्रोजन लॉस के बारे में, किस तरह से हमारा जो है नाइट्रोजन का लॉस होता है। कह रहा है कि मृदा से नाइट्रोजन का क्षय मुख्य रूप से 3 तरीकों से होता है। पहला है आपका वाष्पीकरण, जिसको वोलेटिलाइजेशन कहते हैं, या फिर नॉन बायोलॉजिकल लॉज ऑफ NH3। NH3 का मतलब अमोनिया। कह रहा है कि जब pH का मान 8 से अधिक होता है तो क्षारीय माध्यम में नाइट्रोजन का क्षय होता है, NH3 के रूप में, अमोनिया के रूप में होता है। जैसे आपका NH4 है, फिर NH4 प्लस OH प्लस H2O से जब क्रिया हुई तो NH3 जो है आपकी निकल जाएगी, H2O बचा रह जाएगा। NH3 मतलब अमोनिया के रूप में निकल जाती है। कौन निकल जाती है? नाइट्रोजन, है ना, याद रखना। और कह रहा है कि भारत में कुल नाइट्रोजन का क्षय लगभग 70% वोलेटिलाइजेशन यानी कि वाष्पीकरण द्वारा होता है। इसलिए क्षारीय मृदा में कम से कम हम 25% से अधिक नाइट्रोजन डालते हैं। क्षारीय मृदा में जिसका pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है, उसमें हम क्या डालते हैं? 25% अधिक नाइट्रोजन डालते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। और 60% क्या होता है? वोलेटिलाइजेशन होता है, यानी कि वाष्पीकरण के द्वारा वो नाइट्रोजन निकल जाता है ना। और दूसरा दिया आपका अम्लीय दशाओं में विघटन। अम्लीय दशाओं में विघटन, अम्लीय दशाओं में NO2 को क्या कहते हैं? नाइट्राइट। नाइट्राइट का रासायनिक संगठन या विघटन होने से नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं। और जब pH जो है 5.5 से कम होता है तब अम्लीय दशाओं में इसका विघटन हो जाता है। अम्लीय दशाओं का मतलब 5.5, है ना। pH जो है 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। और जैविक डिनाइट्रिफिकेशन या माइक्रोबियल डिनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? अवायवीय दशा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नाइट्रेट से नाइट्राइट का जैविक अवरकरण होकर स्वतंत्र गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण क्या कहलाता है? डिनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। प्रमुख जीवाणु इसमें कौन से कार्य करते हैं? स्यूडोमोनास कार्य करता है। स्यूडोमोनास, डिनाइट्रिफिकेंस, आर्जोमोबैक्टर, बैसिलस, माइक्रोकोकस, ये जो है आपके 3 जो प्रमुख जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वो कार्य करते हैं। इसमें आपके माइक्रोबियल डिनाइट्रिफिकेशन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है भैया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अब आगे बढ़ते हैं भैया, आपका दिया क्या है? देखो यहाँ पे प्रोसेस भी दिया है। क्या दिया? कह रहा है कि HNO3 और HNO2 2HNO2 की क्रिया जो होती है तो क्या होता है? 2NO फिर N2O फिर N2, यही क्या होती है? आपकी अवायवीय स्थितियाँ होती हैं। यहाँ पर जो है वायवीय कोई ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
ठीक है। और N2 जो है नाइट्रोजन निकल जाता है इस विधि में। किस विधि में? कौन सी विधि थी ये आपकी? डिनाइट्रिफिकेशन थी। इसमें नाइट्रोजन जो है निकल जाता है, N2O नाइट्राइट के रूप में बढ़ जाता है। ठीक है। अब विशेष बिंदु में दिया है कि गन्ने की पेड़ी फसल के बाद गेहूं का उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि रतून फसलों के फास्फेटिक उर्वरक की आवश्यकता अवशेष की उपलब्धता एवं अधिक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा गेहूं को मिलती है। गन्ने की पेड़ी की आप जब कटाई कर लेंगे, पेड़ी की कटाई करने के बाद क्या होता है, जब कटाई होती है तो जो जड़ें बची रहती हैं, जड़ की जुताई कर देने के बाद वहाँ से फास्फोरस की प्राप्ति होती है। फास्फोरस की प्राप्ति सड़ने गलने से प्राप्त होती है, जिसके बाद हम गेहूं की क्रॉप लगाते हैं तो हमारी गेहूं की क्रॉप अच्छी वृद्धि करती है। यही बता रहा है कि जब रतूनिंग प्रक्रिया के बाद जो है हम गेहूं की फसल बोते हैं तो वहाँ पर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा गेहूं को मिलती है, जिसके कारण गेहूं की पैदावार और बढ़वार दोनों में वृद्धि होती है। ये बात याद रखना। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रिया आपकी कौन सी है? माइक्रोबियल डिनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन पूछा जाता है और डिनाइट्रिफिकेशन। ठीक है। ये डिनाइट्रिफिकेशन होता है हमेशा वायु की अनुपस्थिति में। स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेशन और आर्चोमोबैक्टर बैसिलस या माइक्रोकोकस के द्वारा होता है। और जो आपका वोलेटिलाइजेशन होता है 60% जो है इसी के द्वारा हो जाता है कुल नाइट्रोजन का क्षय भारत में, और 25% इसलिए हम जो है क्षारीय मिट्टी में इसका प्रयोग करते हैं अधिक नाइट्रोजन का। ठीक है भैया। और नाइट्रोसोमोनास प्रक्रिया होती है NH3 से नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में, जो कि वायवीय प्रक्रिया है। NO2 यानी कि नाइट्राइट बनता है। फिर नाइट्राइट की प्रक्रिया होती है नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में, जहाँ पर आपका नाइट्रेट बनता है। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है भैया। तो आपकी ये क्या थी? डिनाइट्रिफिकेशन और इमोबिलाइजेशन प्रक्रिया थी, जिसको हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। और भैया तुम लोग इस समय जो है हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, वीडियो को ना शेयर कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं, तो कृपया करके आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।